हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप जानते ही एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 12 अगस्त को पेपर होने वाला है और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और आप सभी जी जान से भिड़ गए होंगे इस वैकेंसी के लिए। इसी के साथ मैं रोहित ब्राइट की ओर से लेकर आया हूं साइंस की एक अनोखी सीरीज, जिसमें आपको पटवारी, आबकारी आरक्षक और हाल ही के एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए साइंस के सभी प्रश्न मिलने वाले हैं, चाहे उसमें बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो। और इसी के साथ आपको एडिशनल फैक्टर भी मिलने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ इस सेशन में अंत तक जुड़े रहेगा, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा है कि एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का है। आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न मैंने आबकारी आरक्षक और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी से ही निकालकर आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न आप शांति से पढ़िए जरा, क्या है? एपिस सेरेना इंडिका एक प्रकार का है, घोड़ा, मुर्गी, मधुमक्खी और गाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मधुमक्खी। ये होती क्या है, ये कहां पाई जाती है, आइए इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। आपको बता दूं कि ये जो मधुमक्खी है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, कहां पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली छोटी प्रकार की मधुमक्खी है। एक प्रकार से छोटी मधुमक्खी होती है। हे मधुमक्खी का प्रकार, लेकिन कहां पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। कहां पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। और ये जो आम मधुमक्खी होती है इससे थोड़ी सी छोटी होती है। आपको बता दें, मधुमक्खी दो होती है, मेल फीमेल। लेकिन जो मेल मधुमक्खी होती है भैया, जो मेल मधुमक्खी होती है उसमें डंक नहीं होता, वो नहीं काटती है। हमेशा काटती कौन है? फीमेल मधुमक्खी, है ना? ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मेल मधुमक्खी कभी नहीं काटती है। दूसरी बात आपको बता दे, जो मधुमक्खी पालन होता है, क्या होता है? मधुमक्खी पालन। इसी मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाएगा इसे? एपीकल्चर। साथ में हम बात कर ले दोस्तों सेरीकल्चर की। किसकी बात करेंगे? सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर बेसिकली होता क्या है? तो जो रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन, इसी को कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या हुआ? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर क्या हुआ? रेशम कीट पालन। इसी के साथ हम बात करते हैं विटीकल्चर की। किसकी बात करेंगे? विटीकल्चर की। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर उत्पादन। क्या होगा? अंगूर उत्पादन। अंगूर उत्पादन करना क्या कहलाएगा दोस्तों? विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा? विटीकल्चर। इसी के साथ हम बात कर ले ओलेरीकल्चर। क्या होता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। इस ओलेरीकल्चर का संबंध होता है दोस्तों सब्जी, जो हरी सब्जियां होती है ना, इस सब्जी उत्पादन से। क्या होता है? सब्जी उत्पादन। क्या होगा? सब्जी उत्पादन। दोस्तों एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन और ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन। इसी के साथ फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? आपको बता दें, फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फूल उत्पादन। क्या होगा? फूल उत्पादन। क्या होगा भैया? फूलों की खेती करना, फूल उत्पादन। इसी के साथ आपको बता दें कि भैया जो जल में पौधे उगाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या भैया? जल में पौधे उगाना। क्या कहलाएगा? जल में पौधे उगाना। इसे हम कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहेंगे इसे? हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों हम बात कर रहे थे इस मधुमक्खी की, जो कहां पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मधुमक्खी की एक छोटी प्रजाति होती है, अर्थात आकार में छोटी होती है। साथ में याद रखना, मेल मधुमक्खी कभी भी आपको काटेगी नहीं, काटती है मेरा फीमेल है। साथ में हमने देखा कि जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो उसे कहते क्या है? तो उसे कहा जाता है क्या? एपीकल्चर। क्या कहेंगे? एपीकल्चर। साथ में रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर। सब्जी उत्पादन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। साथ में ऐसी कृषि, ऐसे पौधे जो जल में उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स। तो उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि एपिस सेरेना इंडिका किसका प्रकार है? तो किसका प्रकार होगा दोस्तों? मधुमक्खी का। किसका प्रकार होगा? मधुमक्खी का। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए, इसीलिए बार बार मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको बाद में इसे रिवीजन ना करना पड़े, तो कम से कम करना पड़े। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि
कि सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। मतलब यहां बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर की। कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो हेल्दी मनुष्य होता है, इसका ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होना चाहिए, है ना। तो देखो 120 से 80 mmHg, 80 से 120 mmHg, 80 से 100 और 160 से 80 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला वाला, मतलब 120 से 80 mmHg। कितना होगा? 120 से 80 mmHg। सर ये उल्टा क्यों लिखा हम लोगों ने? क्या इसको हम ये नहीं मान सकते थे 80 से 120 mmHg? क्या ऐसा नहीं मान सकते थे इसको? नहीं दोस्तों, ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। पहली बात तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कहते हैं किसको है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हार्ट होता है, अच्छा पहली बात तो आप ये बताइए कि हार्ट कैसा होता है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो अभी तक आप लोग देखते हैं, ये वाला बेचारा हार्ट और बीच में तीर मार के इसको तोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो इसको बेचारे को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा नहीं होता है। हार्ट का जो शेप होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है, जो बंद मुट्ठी होती है उस आकार का हमारा हार्ट होता है। इसी हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। और 4 चेंबर में आपको बता दूं मैं, यहां पर होता है बाइकस्पिड वाल्व और यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इतना छोड़िए, अभी आप मेन पॉइंट पे आइए। यहां पर होती है दोस्तों महाधमनी। क्या होती है? महाधमनी। और इस महाधमनी को कहा जाता है ओटा। क्या कहेंगे इसे? ओटा, महाधमनी कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली कि जब यहां से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और यहां पे आता है और यहां से अर्धचंद्राकार कपाट से ब्लड जाता है लंग्स में, वो सारी प्रोसेस होती है, उसे अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट आता हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, मतलब संकुचित होता है, और जब क्या होता है वापस विश्राम अवस्था में आता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता क्यों है? ताकि यहां से ब्लड हमारे पूरे शरीर में फ्लो हो सके। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट करके बताइएगा जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब, कि हमारे शरीर में ब्लड क्यों बहता है, और ब्लड नहीं बहेगा तो क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है सभी को बाद में। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब होता है तो यहां से ब्लड क्या होता है, आगे इस महाधमनी की ओर बढ़ता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसी कॉन्ट्रैक्ट होने के चक्कर में जब इस महाधमनी की दीवारों पर जो दाब पड़ता है, इस महाधमनी की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं भैया ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। एक बार फिर से शांति से सुन लो, क्या कहा मैंने कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तब ब्लड आगे बढ़ता है, और जब ब्लड आगे बढ़ता है तो इस महाधमनी की दीवारों पर जो दाब पड़ता है, इसी दाब को हम कहते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे भैया? ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब इसको समझते हैं एकदम आसान भाषा में। ये तो डायग्राम में समझा हम लोगों ने, हमने वही कहा कि हमारा हार्ट एक बार क्या होता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट एक बार क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। हिंदी में कहें तो संकुचित होगा। क्या होगा भैया? संकुचित होगा। दूसरी बार क्या होगा? रिलैक्स होगा। क्या होगा? दूसरी बार रिलैक्स होगा। मतलब क्या कहेंगे इसे कहेंगे विश्राम अवस्था। क्या कहेंगे भैया? विश्राम अवस्था। एक बार क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार क्या हुआ? विश्राम हुआ। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं भैया? सिस्टोल। क्या कहेंगे? सिस्टोल। और इस कंडीशन में ब्लड जो है वो हार्ट से आगे की ओर गमन करता है। आगे की ओर मतलब कहां जाता है? ओटा की ओर जाता है। और जब ब्लड आगे की ओर जाता है और इस पे जो प्रेशर पड़ता है, तो जब इस पैमाने में हम मापते हैं तो तब हमारा मान आता है दोस्तों 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। बड़े ही आसानी से आसान भाषा में समझाने वाला हूं, किताबी भाषा हम यूज नहीं करेंगे, ऐसी भाषा जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए जरा, होता क्या है? 120 क्यों लिया हम लोगों ने? जब हार्ट से ब्लड बाहर की ओर जाता है ना, समझना बात को ध्यान से। जब हार्ट से ब्लड बाहर की ओर जाता है, अर्थात महाधमनी की ओर जाता है, उस वाली अवस्था को कहते हैं सिस्टोल। क्या कहेंगे? सिस्टोल। लिख लो जरा ध्यान से। जब ब्लड हार्ट से बाहर की ओर जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहेंगे? सिस्टोल। और इस वाली कंडीशन में मान कितना आता है? 120 mmHg। अब ये mmHg ही क्यों लिया भैया? आगे समझाता हूं जरा, है ना, शांति बनाए रखें आप सभी लोग। देखो जरा,
अब बात करते हैं, ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट की, जब ब्लड क्या हो गया, हार्ट से बाहर चले गया। अब दूसरी बात क्या, अब बात करते हैं रिलैक्स की, कि ब्लड वापिस से अपनी पुनः अवस्था में आएगा। जो हार्ट है वापिस से अपनी पुनः अवस्था में आएगा ना। आप जानते हो कि हमारे शरीर में दो प्रकार का रक्त बहता है, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। अब प्योर मतलब शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि शुद्ध मतलब गंगा में डुबकी मार के आया होगा और अशुद्ध मतलब छोटे नाले में डुबकी मार के आया होगा? नहीं भैया, शुद्ध रक्त मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन घुली होगी, जिसमें क्या घुली होगी, ऑक्सीजन, और जिसमें ऑक्सीजन के अलावा बाकी गैसेस जैसे CO2 वगैरह घुली होती है, उससे कहते हैं अशुद्ध रक्त। क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो वापिस से क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स अवस्था में आता है तो उस समय क्या होता है, वापिस से जो इम्प्योर ब्लड है, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वापिस कहां पे आता है, हार्ट में आता है। कहां पे आता है, हार्ट में। तो जो हमारा हार्ट है वापिस से पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, वापिस से पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो इससे क्या होता है, कंटिन्यू ब्लड जाता है और हार्ट में वापस ब्लड आता है। ब्लड कौन सा आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर, और जाएगा कौन सा, प्योर ब्लड। कौन सा जाएगा, शुद्ध रक्त। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है उसे कहते हैं शुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है उसे कहते हैं हम लोग इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज सुनी होगी आप लोगों ने, वो गाना तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने, कि धक धक करने लगा, लेकिन धक धक नहीं करता है, क्या करता है हमारा, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब करता है लब, क्या कहता है, लब। जब रिलैक्स होता है तब क्या होगा, डब। क्या होगा, डब। वो तो बेचारे को फालतू में तुम लोगों ने बदनाम करके रखा है भैया। आवाज क्या करेगा, लब और डब, लब डब, लब डब। अब सोचो लब डब गाने में जमता क्या, इसीलिए हम लोगों ने क्या ऐड करा उसमें, धक धक ऐड किया है ना। लेकिन धक धक याद नहीं करना, याद क्या करोगे, लब डब। कि जब हार्ट बंद होगा चालू होगा तो कौन सी आवाज आती है, लब और डब की, लब और डब की। और इस दोनों की प्रोसेस होने में, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों की प्रोसेस होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन मान लो हम पता कैसे करेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, फोटो देख ही पा रहे होंगे आप, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहेंगे इसे, बहुत ही छोटा सा नाम है ना, गलत बात, बड़ा नाम है, स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या होगा, स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। अब देखो यहां पर हम लोगों ने बार बार Hg का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, Hg का। क्यों, ये दिख रहा है आपको, इसके बीच में भरा हुआ है पारा। क्या भरा हुआ है, पारा। और पारे का संकेत क्या होता है भैया, Hg। क्या होता है, Hg होता है। इसीलिए इससे हम क्या लिखते हैं बाद में, mmHg लिखते हैं। क्या लिखेंगे, mmHg। ठीक है, तो फिर से एक बार प्रश्न आप लोग देख लो कि सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कितना होना है। तो कितना होता है भैया, 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg। एक और बात, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं ना दोस्तों, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उन्होंने अचार, ज्यादा नमक वाला खाना, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उन लोगों ने अचार और ज़्यादा नमक वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। हम यहां पे जो भी आपकी टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें वही करने वाले हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिल सके और आखिरी तक सभी को जुड़े रहना है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। शांति से प्रश्न को पढ़ना है एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि हाँ है या नहीं है ना, इसको लेकर हम हमारा एक नंबर आसानी से गवा देते हैं। होता क्या है कि कभी कभी आसान प्रश्न दिखा, एकदम खुशी के मारे हम क्या फुले नहीं समाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पे है या नहीं है को देख के हम लोग गलती कर देते हैं। हम प्रश्न को शांति से पढ़ने वाले हैं। देखो जरा कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित होता है। सामने वाला ये पूछना चाहता है भैया कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये आता कहां से सर, कहां से आता है। तो देखो क्या छोटी आंत से आएगा, रक्त प्लेटलेट से आएगा, बड़ी आंत से आएगा या हार्ट से आएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा हमारा रक्त प्लेटलेट्स। क्या होगा? रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, ये इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे। अब होता क्या है, पहली बात तो सर ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमना किसे कहते हैं सर? तो देखो कभी कभी क्या होगा, आपको चोट लगी होगी और चोट लगने वाले स्थान पर क्या होता है, आपने एक चीज नोटिस करना कि वहां पर एक काली काली पपड़ी जम जाती है। बचपन में उल्टे काम भी किए होंगे ना कि आपने उस काली पपड़ी को निकाल के देखा होगा होशियार बन के, और वापस से वहां से ब्लड आना शुरू हो गया होगा। अब होता क्या है एक्चुअली कि जब भी चोट लगती है तो चोट वाले स्थान से क्या होता है, कैल्शियम निकलता है। क्या निकलेगा? कैल्शियम। और ये सारी प्रोसेस होते होते क्या होता है दोस्तों, ये थ्रोम्बिन जो एंजाइम है और ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक रक्त की जाली बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक, क्या करते हैं, रक्त की जाली बनाते हैं ताकि ब्लड और बाहर बह ना पाए, है ना। इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। और ब्लड क्लोटिंग में समय कितना लगता है? व्यापम का प्रश्न है, लिख लो भैया, 4 से 5 मिनट का, 4 से 5 मिनट का, 4 से 5 मिनट का समय लगता है। समय कितना लगता है भैया? 4 से 5 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगेगा? 4 से 5 मिनट का। अब यहीं पे हम देख लेते हैं ब्लड क्लोटिंग से आने वाले सभी प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि ब्लड क्लोटिंग में कितना समय लगेगा? ब्लड क्लोटिंग में कितना समय लगेगा? 4 से 5 मिनट। कितना लगेगा? 4 से 5 मिनट। दूसरी बात, ब्लड क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ब्लड क्लोटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो हम बात करते हैं विटामिन के की। किसकी बात करते हैं भैया? विटामिन के की। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन मदद करेगा? विटामिन के मदद करेगा। कौन सा खनिज मदद करेगा सर? कौन सा खनिज मदद करेगा? तो याद रखना कैल्शियम मदद करेगा। कौन मदद करेगा? कैल्शियम। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा खनिज मदद करता है दोस्तों? कैल्शियम। कौन मदद करता है? कैल्शियम। और सबसे मेन सर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? क्या होगा सर? कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो आपको बता दूं सॉरी, हमारे ब्लड के जो प्लाज्मा होती है दोस्तों, ये प्लाज्मा लगभग कितनी होती है? 55% के आसपास होती है। और इसी 55% के 7% होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होते हैं दोस्तों? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। क्या होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और यही प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से सर? हम बात कर ले फाइब्रिनोजन की। किसकी बात करें भैया? फाइब्रिनोजन की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइब्रिन की। किसकी बात करते हैं? फाइब्रिन की। फिर हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। किसकी बात करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा भैया? प्रोथ्रोम्बिन। और इसी के बाद हम बात करेंगे थ्रोम्बिन की। किसकी बात करेंगे? थ्रोम्बिन की। इन सभी को मिला के कहा जाता है क्या? इन सभी को मिला के कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। और यही सब प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्या करेंगे? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्या करेंगे? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज सर, ये तो बात करी हमने क्या, रक्त का थक्का। जब नॉर्मल अवस्था में अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो इस सामान्य अवस्था में ब्लड क्यों नहीं जमता? कभी कभी सोचा आप लोगों ने कि जब चोट लगती है तभी ब्लड जमता है, लेकिन जब चोट नहीं लगती है तब ब्लड क्यों नहीं जमता? सोचो जरा। तो उसके लिए क्या होता है प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर में एक पाया जाता है एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट। क्या पाया जाएगा? एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट। क्या पाया जाएगा? एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट पाया जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा प्यारे दोस्तों हेपेरिन। क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसका नाम हेपेरिन। और इस हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है लीवर में। लीवर कहे तो यकृत, यकृत कहे तो जिगर, बोलते ना जिगर के छल्ले, वही लीवर में होगा। क्या होगा? लीवर में होगा। ठीक है, तो जब सामान्य अवस्था में होता क्या है, एक नॉर्मली अवस्था में ब्लड क्यों नहीं जमता? ब्लड इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है भैया? हेपेरिन। ये डंडा लेके खड़ा होता है कि अभी ब्लड नहीं जमेगा, है ना। अब बात करते हैं कि सर ऐसा कौन सा कारक है कि जो इसको रोकता है? ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो ये तो हेपेरिन है, लेकिन इसको पता क्या चलता है कि चोट लगी है, ब्लड क्लोटिंग होना चाहिए वहां पर। तो इसके लिए क्या होता है, एक कारक होता है, उस कारक को कहते हैं हम लोग क्रिसमस फैक्टर या क्रिसमस कारक। क्या कहते हैं? क्रिसमस कारक। और यही क्रिसमस कारक क्या करता है? सबसे पहले जाकर हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है? हेपेरिन को डीएक्टिवेट करेगा। किसको डीएक्टिवेट करेगा? हेपेरिन को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज,
जब कभी आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया होगा तो जो रक्त कोष होते हैं क्या होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ब्लड बैंक होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड बैंक। तो इन ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम ऑक्जेलेट। किसका उपयोग करेंगे, सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, सोडियम ऑक्जेलेट का, है ना दोस्तों। हम किसका उपयोग करेंगे, सोडियम ऑक्जेलेट का। 1-2 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा। सॉरी दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसका उपयोग करेंगे, सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, सोडियम ऑक्जेलेट का। कहां पर, ब्लड बैंक में। कहां पर करेंगे, ब्लड बैंक में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु है। अब बताना है कि क्या धातु है, क्या अधातु है। प्रश्न शांति से पढ़िए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन से धातु है ना। क्या है ऑप्शन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका जो सही उत्तर होगा बता दूं क्या होगा, कैल्शियम। अब ये जो डब्बा बनाया मैंने ये क्या है भैया, तो याद रखना ये सभी अधातुएं हैं। क्या है, ये सभी की सभी अधातु। केवल धातु कौन है यहां पर, कैल्शियम है। धातु यहां पर कौन है भैया, कैल्शियम है। अब सर धातु और अधातु होती क्या है, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं हम लोग, है ना। या उससे पहले एक चीज समझ लो यहां पर, देखो आपको ये बताता हूं मैं, धातु और अधातु। धातु और अधातु की बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल। अब धातु उसे कहते हैं जो क्या होती है भैया, चमकदार होती है। क्या होती है, चमकदार। अधातुओं की खुद की कोई चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है, अच्छा हीरा तो चमकता है। याद रखना हीरा इसका अपवाद है। हीरा इसका क्या है, अपवाद है भैया। हीरा क्या है, अपवाद। हीरा है सदा के लिए। अब बात करते हैं चमकदार होती है। सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक। सर अधातुएं जो होती है ना ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक। क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। सर और बताओ, और देखो जरा, सभी धातुएं क्या होती है, तन्यता का गुण शो करती है। मतलब क्या सर, एक छोटे 1 ग्राम के टुकड़ा जो सोने का लिया आपने 1 ग्राम का, इसको यदि आप लंबा खींचोगे ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। उसी को बोलते हैं तन्यता, डक्टाइल कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहेंगे, डक्टाइल या तन्यता। और याद रखना 1 ग्राम सोने के टुकड़े से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना लंबा तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी भैया। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक तन्य धातु है कौन सी भैया, सोना, गोल्ड। क्या होगी, सोना, गोल्ड होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। सर जो अधातुएं होती है ना क्या ये तन्यता का गुण शो नहीं करती है, नहीं करती है। ये क्या होती है, बिखर जाती है। इनको आप लंबा नहीं खींच सकते। आप हीरे को देखिए जरा, कोयला देखिए, जैसे ही आप क्या करोगे खींचने जाओगे वो टूट जाएगा 2 भागों में, है ना। तो ये सारे गुण हम लोगों ने देखे कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है। अधातु चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद है सर। अपवाद क्या होगा, हीरा, है ना। सारी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, खैर इसमें भी अपवाद है, लेकिन जब पर्टिकुलर एक टॉपिक लेकर आएंगे तब वहां पे इसको अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जरा, सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है ना। सारी धातुएं तन्यता का गुण शो करती है, ये नहीं करती है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। अब सोने के 1 ग्राम टुकड़े से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग कैल्शियम की। किसकी बात करेंगे, कैल्शियम की बात करते हैं। उसके पहले बेसिक फैक्ट। अब क्या होता है कि कैल्शियम जब क्या करता है, जल से क्रिया करता है। कैल्शियम जब जल से क्रिया करता है तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है दोस्तों क्या, खाने योग्य चूना। क्या कहा जाता है, खाने योग्य
चूना। जो आप पान में खाते हो ना, यही चूना खाते हो। फिर सर लगाने वाला तो आप ही जानो भैया कौन सा होता है ना। हम बात करते हैं पान में खाने वाला चूना कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम बात कर ले कि जब कैल्शियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब कैल्शियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और यही कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है भैया, इसका उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग करते हैं सीमेंट निर्माण में। और इसी प्रकार के चूने को कहा जाता है क्या, बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। क्या कहेंगे, बिना बुझा चूना कहते हैं इसको। दूसरी बात, जो अंडा होता है खाते ही होंगे, बारिश का मौसम भी आ गया और ज़्यादा खाओगे, और अब तो खाना ही है क्योंकि आपको फिजिकल की तैयारी करना है ना दोस्तों। अंडे चल रहे तो रोज रोज, अब देखो, अच्छा रोज भी नहीं खाना है ना। अब देखो, ये जो अंडे की बाहरी आवरण होती है, ये किसकी बनी होती है, याद रखना, अंडे की बाहरी आवरण बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। किसकी बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अंडे की बाहरी आवरण, अंडे का बाहरी आवरण, अंडे का बाहरी आवरण, अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है। अब बात करते हैं सर ये क्या लिखा है ऊपर, देखो जरा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। आपने आवर्त सारणी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, मेंडलीफ वाली। लेकिन मेंडलीफ के स्टूडेंट कौन थे, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। खैर छोड़ो, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो, जो आवर्त सारणी है ना, उस आवर्त सारणी के जो एस ब्लॉक है, उस एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का मेंबर है भैया। फिर से देखो जरा, क्या बोला मैंने, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के। अब एस ब्लॉक में दो ग्रुप है सर, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो ये जो कैल्शियम है ना, ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर है, दूसरे ग्रुप का मेंबर है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है सर 20। कितना होता है, 20। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। हम इससे संबंधित सारे प्रश्न एक ही स्लाइड में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो जरा कि कैल्शियम आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का मेंबर है। अच्छा आपको बता दूं, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F। कितने ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F। हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होंगे, 2, पहला और दूसरा। और वही जो हमारा कैल्शियम है, ये किस ग्रुप का मेंबर है सर, तो ये एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का मेंबर है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। सॉरी, परमाणु क्रमांकों को डिनोट करते हैं हम लोग Z से। किससे करते हैं, Z से। किससे करते हैं, Z से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जो पहला ग्रुप है, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, क्या कौन कौन से तत्व आते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें आएगा हाइड्रोजन, इसमें आता है लिथियम, इसमें आता है सोडियम, इसमें आता है पोटेशियम, फिर इसमें आता है रुबिडियम। क्या आएगा इसमें, रुबिडियम। और फिर आता है फ्रांसियम। क्या आएगा, फ्रांसियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, ये सारे तत्व किसमें आएंगे, एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप में आते हैं। किसमें आएंगे, एस ब्लॉक के पहले वाले तत्व में। अब बात करते हैं सर दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप में क्या क्या आएगा, तो दूसरे ग्रुप में देखो जरा भैया, देखो इसमें देख लिया हम लोगों ने कौन सा है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और फ्रांसियम है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहां पर होगा बेरिलियम। क्या होगा, बेरिलियम। ठीक है, फिर होगा सर मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। फिर होगा कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। फिर होगा स्ट्रोंशियम। क्या होगा, स्ट्रोंशियम। फिर होगा बेरियम। क्या होगा, बेरियम। और लास्ट में होता है दोस्तों रेडियम। क्या होगा, रेडियम। तो ये 2 ग्रुप हमने यहाँ पे देखे, कौन से ब्लॉक के, एस ब्लॉक के। और ये जो कैल्शियम है हमारा, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है दोस्तों, तो ये है दूसरे ग्रुप का मेंबर। और कौन से ब्लॉक का मेंबर है दोस्तों, तो एस ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शांति से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़े। ये सारे फैक्ट एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। होता क्या है कि जब कैल्शियम
जल से क्रिया करता है तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, जो कि खाने योग्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब कैल्शियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा चूना होता है। इसका उपयोग किस में करेंगे? सीमेंट में करेंगे। अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? CaCO3 का बना होता है। फिर कैल्शियम जो है इस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। कितना होगा? 20 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने खोजा था। अच्छा, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इसे देखने से पहले एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप लोग देखिए। एक छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो कि ईंट पर नाचे। मान लो कोई व्यक्ति है ना, अब वो MP पुलिस में सिलेक्ट हो गया, अब उसको जगह ही नहीं मिल रही है, तो ईंट पे खड़ा होगा कि नाच रहा है भैया, है ना, चाहे आप ही हो सकते हो मेंबर। तो ईंट पर नाचे। कहाँ नाच रहा था वो व्यक्ति? ईंट पर। कहाँ नाच रहा था? ईंट पर। कहाँ नाच रहा था? ईंट पर नाच रहा था। ठीक है, अब देखो इसी से आपके सारे प्रश्न सोल्व हो गए। क्या हो गया? सारे प्रश्न सोल्व। क्या कहा सर मैंने कहा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो देखो जरा, बड़े ही आसानी से चुटकियों में जवाब देने वाला हूं। इसकी खोज करी J.J. थॉमसन ने, और थॉमसन का आपको T याद रखना है। थॉमसन का आपको T याद रखना है। फिर बात करते हैं सर ये पर क्या है ना, तो हम बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब बात करते हैं इसकी भैया। अब यहां पे क्या होगा भैया? तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे होगा न्यूट्रॉन्स। क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। और इस न्यूट्रॉन की खोज की थी प्यारे दोस्तों चैडविक भाई साहब ने। किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन तीनों की खोज चुटकियों में देख लिया आप लोगों ने। ईंट पर नाचे। अब प्रश्न पे आओ जरा। प्रश्न क्या बोलता है कि सर जेम्स चैडविक की बात कर रहा है सर ये, है ना, मतलब नाचे, और न से क्या होगा यहाँ पर? न्यूट्रॉन। न से यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब आप किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें आपको एक तो मिलेगा बीच में क्या? नाभिक मिलेगा, और नाभिक के चारों ओर मिलेंगे आपको सेल कहे तो ऑर्बिट, और ऑर्बिट कहे तो कक्षा। ठीक है, इसे कहते हैं भैया नाभिक। क्या कहते हैं इसे? नाभिक। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। या इसी को आप कह सकते हो ऑर्बिट। क्या कह सकते हो? ऑर्बिट। या इसी को आप कह सकते हो कक्षा। क्या कह सकते हो? कक्षा। जहां पर कौन चक्कर लगाएगा? नहीं, तुम नहीं लगाओगे चक्कर। कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाभिक होता है ना इसका, किसका नाभिक भैया? परमाणु का। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। देखिए जरा क्या बोला हम लोगों ने कि भैया चैडविक ने किसकी खोज की थी? हमने कहा न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद में हमने देखा सर कि परमाणु का आकार कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है। कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, जिसके बीचों बीच होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षाएं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो नाभिक में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना क्या है? संरचना से यहां पर पूछना चाह रहे हैं भैया कि कितने प्रतिशत वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है? कितने प्रतिशत वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है? ठीक है, 75%, 20%, 1% और 78%। अब देखो जरा, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 78%। क्या होगा भैया? 78% होगा। ठीक है, याद रखना लैंग्वेज में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। जो व्यापम ने प्रश्न पूछा है उसी को उसी लैंग्वेज में लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चले कि व्यापम का पूछने का तरीका क्या है ना, और आने वाले परीक्षाओं में इसका क्या ट्रेंड होने वाला है, उसी से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, भूख तो नहीं लगी इसको देख के? लगना भी नहीं चाहिए, है ना। अब देखो आगे जरा, हम बात कर ले नाइट्रोजन की। जैसे हमने कैल्शियम देखा था वैसे ही बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की बात करते हैं भैया। नाइट्रोजन जो है हमारे पी ब्लॉक का मेंबर है।
अभी आपको बता रहा था कितने ब्लॉक होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, कमेंट करके बताओ। अगर आपने क्लास पूरी देखी है ना तो आप कमेंट करो जरा, ठीक है। उसी में से पी ब्लॉक का मेंबर, कौन से ब्लॉक का मेंबर, पी ब्लॉक का मेंबर कौन है, हमारा नाइट्रोजन है। कौन है, नाइट्रोजन है। और पी ब्लॉक में याद रखना 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप आते हैं। सर कहां से कहां तक ग्रुप आते हैं, फिर से रिपीट करो सर। 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप आते हैं। कहां से कहां तक के ग्रुप आएंगे, 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप आते हैं, ठीक है। अब उसी में से 15वें नंबर का जो ग्रुप है उसी का मेंबर तो है हमारा नाइट्रोजन। किसका मेंबर है भैया, 15वें ग्रुप का मेंबर है। और कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। सर 15वें ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते हैं, कौन से ग्रुप में सर, 15वें ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं बताओ जरा हमको। तो याद रखना इसमें आता है एक तो नाइट्रोजन, क्या आएगा, नाइट्रोजन, क्या आएगा, नाइट्रोजन। फिर आता है इसमें फास्फोरस, क्या आता है, फास्फोरस। फिर इसमें आता है आर्सेनिक, क्या आता है, आर्सेनिक, क्या आता है, आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। फिर आता है इसमें एंटीमनी और फिर इसमें आता है बिस्मिथ। क्या आता है दोस्तों, बिस्मिथ। ये सभी ना सभी किसके मेंबर हैं, ये सभी मेंबर है किसके, 15वें ग्रुप के। एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन हुआ, हमारा फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ और बिस्मिथ हुआ। ये सभी मेंबर किसके हैं, हमारे 15वें ग्रुप के हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टायर आपको दिख रहे हैं ये टायर किसके हैं, तो ये है टायर एरोप्लेन के, वायुयान के। और गर्मियों के समय इन्हीं टायरों में, कब, गर्मियों के समय, गर्मियों के समय इन्हीं टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। अब आपके मन में प्रश्न तो नहीं उठ रहा है कि सर जब गर्मी में नाइट्रोजन भरते हैं तो बाकी समय याद रखना, जब सर्दी का मौसम हो तो सर्दियों के मौसम में वायुयान के टायरों में भरी जाती है दोस्तों हीलियम। क्या भरी जाती है, हीलियम। दोनों ही प्रश्न शानदार है, याद रखना है आपको कि गर्मी के समय वायुयान के टायर में क्या भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस। और सर्दी के समय वायुयान के टायर में क्या भरेंगे, तो भरेंगे हीलियम गैस। क्या भरेंगे, हीलियम गैस भरते हैं, ठीक है। दूसरी बात सर, अब बड़ी भूख लग रही है किसको, आपको देख के, है ना। ये जो आपको चिप्स का पैकेट दिख रहा है, अब कभी आपने सोचा है कि हम चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, अब दुकान पे पता नहीं कब से आता है, हम घर पे ही पटक के रखते हैं, है ना, लेकिन वो सामान खराब क्यों नहीं होता है। तो याद रखना दोस्तों, इसके अंदर क्या भरी होती है, गैस। आप लेके आते हो चिप्स का पैकेट 5 वाला लाओ, 4 या 5 चिप्स मिलेगी उसमें, है ना। तो बाकी क्या होती है सर, तो बाकी जो धोखा मिलता है ना वो किस गैस के कारण मिलता है, नाइट्रोजन। इस पूरे के पूरे पैकेट में ज्यादा मात्रा में क्या भरी हुई है, नाइट्रोजन। मतलब जो हम वेफर्स के पैकेट लेके आते हैं ना, इन पैकेटों में खाद्य पदार्थों को संग्रहित या संरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करेंगे बताओ जरा। तो किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का। एक और चीज, कभी आप लोगों ने देखा होगा भैया कि आप चिप्स लेके आए, है ना, अभी चिप्स का पैकेट काफ़ी टाइम पुराना हो गया, तो जब भी इसको ओपन करते हैं तो बड़ी अजीब से स्मेल आती है। उसका रीजन भी क्या है, नाइट्रोजन। तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपके कवर होंगे कि वायुयान के टायर में क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन, लेकिन कब, जब गर्मी का मौसम हो। दूसरी बात, वायुयान के टायर में सर्दियों के मौसम में क्या भरते हैं, हीलियम भरते हैं। क्या भरेंगे, हीलियम। सर वेफर्स के पैकेट में क्या होती है, नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि जो एसी होते थे, फ्रिज होते थे, है ना, इनमें CFC का प्रयोग होता था। किसका उपयोग होता था, CFC का। लेकिन ये एक्चुअली क्या करती थी, हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती थी। किसको नुकसान पहुंचाती थी, ओजोन परत को। इसीलिए इसको हमने बंद कर दिया। तो अब क्या करें भैया, तो अब इसके स्थान पे हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। किसका उपयोग करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का उपयोग बताओ सर, तो सुनो आपको। अब जो किसी का मृत शरीर होता है ना, जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, या कोई अंग होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का। दूसरी बात दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जबकि 78%, कितने परसेंट, 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है, 78%। लेकिन फिर भी उस नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं बेचारे ये लोग प्लांट्स। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स
ये क्या करते हैं, इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं, है ना। सर आसान भाषा में समझाओ जो हमको समझ में आए। सुनो बात को, होता क्या है 78% है लेकिन फिर भी इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या करें भैया, तो इसको तोड़ा जाता है इसके टुकड़ों में। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ना ग्रहण करते हुए ये ग्रहण करते हैं इसको नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ही कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, अब सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन करता कौन है, तो आपको बता दूं, एक दाल कुल होता है जिससे आप दालें खाते हो ना, तुअर की दाल, उड़द की दाल, जो भी, तो इनका एक कुल होता है। जैसे हमारा भी कुल होता है ना, वैसे पेड़ पौधों के भी कुल होते हैं। उसमें से एक कुल है लेग्यूमिनेसी कुल। कौन सा कुल है, लेग्यूमिनेसी कुल। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में ऐसी गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें गठांश पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। और इन्हीं गांठों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहें तो सर जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, जीवाणु पाए जाते हैं। सर जीवाणु कौन से पाए जाते हैं, तो याद रखना यहाँ पे जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और यही राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसी नाइट्रेट को फिर क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। अब क्या पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन इतनी जरूरी है क्या कि इस रूप में नहीं ले रहे तो इस रूप में ले रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे मानव शरीर के लिए प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे शरीर के विकास हो, वृद्धि हो, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व की होती है, आप कहेंगे सर प्रोटीन की होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी पेड़ पौधे के विकास वृद्धि के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है वो है भैया हमारा कौन, नाइट्रोजन। इसीलिए इसको तोड़ा जाता है किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, स्थिरीकरण, फिक्सेशन कह सकते हैं। सर सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसका, लेग्यूमिनेसी कुल। और इसी कुल के पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में पाए जाते हैं क्या, जीवाणु। कौन से, राइजोबियम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये फैक्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रश्न क्या था हमारा कि वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, लगभग 78%। ठीक है, ये सारे फैक्ट हम लोगों ने कवर करे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, ऑप्शन ए संलयक स्पिरिट, विरंजक, अमोनिया, सिरका। तो इसका जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्यारे दोस्तों सिरका। क्या होगा, सिरका। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूछा ना इन्होंने एथेनोइक एसिड, ये इसका आप लोगों ने सुना होगा बहुत आसानी से एसिटिक अम्ल के रूप में। क्या सुना होगा, एसिटिक अम्ल। और इसी एसिटिक अम्ल को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। अब देखो नॉर्मली हम किताबों में क्या पढ़ते हैं कि सर एसिटिक अम्ल क्या है, अब इसी एसिटिक अम्ल को ही कहा जाता है क्या, एथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या है, सिरका। अब सिरका या विनेगर बोल सकते हो, जिस ये आप देख पा रहे हो अचार है ना। अब जो सिरका है इसका उपयोग किस में करते हैं, तो जो हमारे घरेलू खाद्य सामग्री होती है इनको सुरक्षित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिरके का उपयोग करते हैं। अब सर जो सिरका होता है ना, अब सिरका होता क्या बेसिकली, सुनो बात को ध्यान से, इसका संगठन क्या होता है। तो जो सिरका होता है इसमें 95% तो होता है सर पानी। क्या होता है, 95% पानी होता है। और 5% भैया, कितना परसेंट, 5% क्या होता है इसमें, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होगा भैया इसमें, एसिटिक अम्ल। तो जब ये 95% पानी और 5% एसिटिक अम्ल को मिलाते हैं तो इसी के कॉम्बो को हम बोलते हैं सिरका, जिसका उपयोग करता है अचार वगैरह में। इसके अलावा किसी भी खाद्य को संरक्षण करने के लिए, किसी भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए हम 2 तरीके से इनका संरक्षण कर सकते हैं। 2 तरीके, कौन से, एक होता है प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक स्तर पर, और दूसरा होता है सर द्वितीयक स्तर पर। प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर क्या है सर, अभी समझाता हूं। जैसे मान लो आपको कोई सामग्री केवल कुछ समय के लिए संग्रहित रखना है, जैसे अचार हुआ
है ना। अचार सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ, पापड़ हुआ, चिप्स हुआ। तो आप इनमें क्या करते हो, अचार में तेल ज़्यादा कर देते हो, नमक ज़्यादा कर देते हो, है ना। तो ये सामान क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो मतलब हमारे जो घरेलू सामान है इनको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए हम इसमें ऑयल का उपयोग करते हैं, सिरके का उपयोग करते हैं और जो नमक होता है इसका उपयोग करता है। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो संरक्षक पदार्थ आएंगे वो कौन सा आएंगे, ऑयल आएगा हमारा। क्या आएगा यहाँ पर, ऑयल, सिरका और नमक आएगा, ठीक है। अब द्वितीयक स्तर की बात करते हैं। द्वितीयक स्तर को शांति से देखना, यहां से बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। अब इसमें भी हम दो तरीके से बात करते हैं। यदि कोई सामग्री ठोस है और कोई खाद्य पदार्थ क्या है, द्रव है। सर द्रव जैसे केचप खाते हो ना, केचप हुआ, फिर हमारी वाइन हुई, या और भी जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं आजकल, जो वो नहीं आ रहा है पैकेट वाले जूस आ रहे हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ठोस में मैगी हुआ, है ना, फिर चिप्स हुआ, बाकी जो भी आपकी खाद्य सामग्री आती है पैकेट वाली ठोस, उसकी बात करते हैं। तो यदि जो ठोस खाद्य पदार्थ है इनका संरक्षण करना हो तो हम यूज करते हैं किसका, हम यूज कर सकते हैं किसका, देखो जरा ध्यान देखो, सोडियम बेंजोएट का। किसमें करेंगे, द्रव वाले इसमें। सोडियम बेंजोइक का, ठीक है। लेकिन अगर ठोस सामग्री को संग्रहित करना हो तो हम यूज करेंगे किसका, बेंजोइक अम्ल का। किसका उपयोग करेंगे, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है दोस्तों। चलो याद रखना आप लोग कि ठोस सामग्री को संग्रहित करना हो तो बेंजोइक अम्ल का, और द्रव सामग्री को संग्रहित करना हो, संरक्षित करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, सोडियम बेंजोइक का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है। प्रश्न पढ़िए जरा शांति से आप लोग, कार्सिनोमा क्या होता है। सॉरी दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी, कार्सिनोमा की। अभी कार्सिनोमा है क्या, समझो बात को। निम्न में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है ना, वह बनाता है। देखो, मेमोरी सेल, अस्थिमज्जा, वर्णक युक्त कोशिका और उपकला कोशिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपकला कोशिका। क्या होगा, उपकला कोशिका। सर ये उपकला कोशिका होता क्या है, समझो बात को आसान एकदम लैंग्वेज में। देखो, जो हमारी स्किन होती है इसी स्किन के ठीक नीचे पाई जाती है उपकला कोशिका। क्या पाई जाती है, उपकला कोशिका। अब ये उपकला कोशिका करती क्या है, तो होता क्या है, जैसे आप मान लो मार्केट में जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, या कोचिंग से घर या घर से कोचिंग जा रहे हो, तो होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स या बहुत सारे धूप हुआ या फिर बैक्टीरिया या धुआं हुआ आपकी स्किन के ऊपर आता है। लेकिन कभी सोचा कि ये धुआं आपकी स्किन पे लगा और आपको इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ। इन्फेक्शन होता है, लेकिन एकदम से इन्फेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्किन में क्या होता है, एक कोशिका पाई जाती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स या उपकला कोशिका। उपकला ऊतक भी सुना होगा आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं किसकी, उपकला सेल की, उपकला कोशिका की बात कर रहे हैं। ये क्या करती है, हमारी स्किन को बाहरी संक्रमण से बचाती है। किससे बचाती है, बाहरी संक्रमण से, ठीक है। बॉडी के अंदर तो WBC बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है ब्लड के अंदर, लेकिन मैं स्किन की बात कर रहा हूं, तो स्किन में कौन काम करता है, उपकला कोशिका बात करती है, जो बाहरी संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है। एक बार प्रश्न आया एग्जाम में और क्या हुआ, अधिकांश बच्चे लगा क्या, WBC। अरे भैया WBC तो बॉडी के अंदर सुरक्षा करती है, आपकी स्किन का पूछे तो स्किन को सुरक्षा कौन प्रदान करेगी, उपकला कोशिका। कौन प्रदान करेगी, उपकला कोशिका करती है, ठीक है दोस्तों। चलो अब देखिए जरा, हमने कहा कि सर कार्सिनोमा है क्या, तो याद रखना कार्सिनोमा बेसिकली गले और गर्दन में होने वाले कैंसर का एक प्रकार है। किसका प्रकार है सर, तो गले और गर्दन में होने वाले कैंसर का एक बेसिक सा प्रकार है। या हम ये कह सकते हैं कि कार्सिनोमा से ग्रसित व्यक्ति को क्या हो सकता है, गले और गर्दन का कैंसर हो सकता है। और आसान भाषा में कहें, त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, त्वचा संबंधित कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, त्वचा संबंधित कैंसर हो सकता है। अब त्वचा संबंधित कैंसर कब होगा, अब कैंसर होता क्या, सुनो बात को। कोई कोशिका होती है ना, जब ये कोशिका कोई अनियंत्रित विकास करती है, क्या करती है, अनियंत्रित विकास कर लेती है ना। तो इस अनियंत्रित विकास करने से क्या होता है, उस कोशिका के बन जाते हैं गुच्छे इस प्रकार से।
क्या बन जाता है, इस प्रकार से एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके आसपास जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है, इसके आसपास क्या होती है, स्वस्थ कोशिका होती है, ये इनसे भी पोषक तत्व ग्रहण करते जाती है। क्या करती है, इनसे भी पोषक तत्व ग्रहण करते जाती है। तो जब अनियंत्रित विकास होता है तो ये गुच्छा क्या होता है, कंटिन्यू धीरे धीरे बड़े होते जाता है। क्या होता है, कंटिन्यू धीरे धीरे बड़े होते जाता है। ठीक है, अब इसी गुच्छे को हम लोग कहते हैं ट्यूमर। इसी गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर। और ये ट्यूमर जो है दो प्रकार का होता है सर, एक होता है मूवेबल और एक होता है सर नॉन मूवेबल। तो जो नॉन मूवेबल ट्यूमर होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसको निकाल देता है। लेकिन खतरनाक होता है सर कौन सा, मूवेबल। मतलब इसी को तो हम कहते हैं कैंसर, जो ऑपरेशन करने के बाद भी कंटिन्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो कैंसर होता है तो इसी के अध्ययन को स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है दोस्तों, तो स्टडी ऑफ कैंसर कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है, जब गठान निकाली जाती है उसका टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट को कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं दोस्तों, बायोप्सी कहते हैं। क्या कहेंगे, बायोप्सी कहेंगे। ठीक है, तो कैंसर सीधी सी भाषा में कहें तो सर कोशिकाओं का होने वाला अनियंत्रित विकास, उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। क्या कहेंगे, कैंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन कणों का नाम क्या है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित है। शांति से देखिए जरा, ऑक्सीसोम, ग्रेना, वेसिकल, थाइलेकोइड। ठीक है, ये सभी ना सभी बात कर रहे हैं, पता है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं सर। अब पूछा क्या उसने, सुनो बात को, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीसोम। समझो बात को, आसान भाषा में है क्या, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होती है, हम कहें तो भैया दोहरी सतह वाली एक झिल्ली होती है, इसके ऊपर दोहरी सतह वाली क्या होती है, झिल्ली होती है, और इसके बीच में भरा होता है लिक्विड। ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये होता है पूरा का पूरा लिक्विड। इसी लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में आसान भाषा में कहें तो यही मैट्रिक्स क्या है पता है, कोशिका का, सेल का श्वसन स्थल है भैया। क्या है, श्वसन स्थल। तो कोशिका का श्वसन स्थल, वैसे तो आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन होता है, तो मैट्रिक्स होता है। कौन होता है, मैट्रिक्स होगा। कौन होगा, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका होता है सर क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और यही ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का अणु प्लस सर बनता है एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। मतलब सर ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और इसी को कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए भैया, अब जब यहाँ पे ऊर्जा बन रही है तो इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या, सेल ऑफ, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या कहा जाता है इसे, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक और लो प्रश्न भैया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की सर, तो याद रखना इसकी खोज की थी बेंडा ने। किसने की थी इसकी खोज, बेंडा। किसने की थी इसकी खोज, बेंडा ने की थी। ठीक है दोस्तों, कोशिका का श्वसन स्थल होता है, मैट्रिक्स में श्वसन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, कौन करेगा, ऑक्सीजन। इससे क्या बनेगा, जल बनेगा, CO2 बनेगी, प्लस क्या रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा। एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। और हमारी बॉडी में ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, डीएनए, जो डीएनए नाम सुना होगा आप लोगों ने, वैसे तो ये नाभिक में पाया जाता है, लेकिन नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान कीजिए। देखिए जरा ऑप्शन, क्षारक लवण क्या पूछा है यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, क्षारक लवण।
पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और अगला होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है सर? तो ये होता है Na2CO3 और जब इसी के साथ हम 10 अणु जल के जोड़ देते हैं, कितने अणु? 10 अणु, तो इसी को कहा जाता है सर क्या? धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धावन सोडा। अगर मैं सिंपल Na2 और CO3 की बात कर लूं तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसी के जल योजित फॉर्म को हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा RH व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक है? सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। क्या पूछ रहा है? 5 जगत वर्गीकरण पूछना चाह रहा है भैया। अब उसने कहा है कि कौन सा नहीं है ना? इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया है उसमें से कौन नहीं है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि 5 जगत वर्गीकरण है कौन सा। ठीक है, तो देखो जरा, ये देख लो। अब बात कर लें इसके हम लोग। तो सबसे पहले इन्होंने बांटा है किसमें? प्लांट्स में, जिसे कहा जाता है प्लांटी। दूसरा होता है सर दोस्तों फंगस या फंजाई बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों इसमें प्रोटिस्टा। क्या होता है? प्रोटिस्टा। फिर चौथा इसमें प्यारे दोस्तों होता है एनीमेलिया, और पांचवा इसमें आपको दिख ही रहा होगा मोनेरा। क्या होता है? मोनेरा होता है। अब सोचो कि सर प्लांटी है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, एनीमेलिया है, मोनेरा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? लगा पा रहे हो? इसका आंसर होगा दोस्तों ये स्तनी जंतु। इन्होंने स्तनी जंतु को अपने 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। आपको बता दें ये पूरा की पूरा पादप जगत होता है, इसमें सारे कवक होते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों जीव आते हैं, एनीमेलिया में हम सभी आते हैं, और मोनेरा में केवल और केवल एक कोशिकी जीव आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न IMP है, याद रखना कि मोनेरा में केवल एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं। किसमें आते हैं सर? एक कोशिकीय जीव। सारे के सारे किसमें आते हैं? मोनेरा में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्तनी जंतु नहीं, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व मतलब पितृत्व स्थापित किया जाता है? कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है भैया कोई ऐसा बच्चा है जिसके हमको पिता का पता करना है, तो क्या करेंगे? ऐसी कोई तकनीक है क्या? बिल्कुल, देखो एलिसा, रक्ताधान, कैरियोटाइपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका तो पहली बात राइट आंसर क्या होगा? DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब बात कर ले सर ये होती क्या है ना? तो देखो ये ऐसे केस में काम आती है जब मान लो कोई आरोपी है ना, जैसे मान लो कि रेप पे केस का आरोपी है, उसका पता करना हो, किसी के व्यक्तित्व का पता करना हो कि ये व्यक्ति है कैसा भैया, है ना, क्या क्या इसमें व्यक्तित्व का पता करना है, किसी की मातृत्व का पता करना है या किसी के पितृत्व का पता करना है, तो उन सभी कंडीशनों में एक तकनीक काम आती है। कौन सी? DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्या काम में आती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। आपको बता दें ये जो DNA है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मीसर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने की थी। लेकिन सर हमने सुना है डबल हेलिक्स मॉडल, वो क्या है भैया? तो डबल हेलिक्स मॉडल की जो संरचना है वो दिया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। किसका? DNA का। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो याद रखना इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, DNA की खोज किसने की? फ्रेडरिक मीसर ने। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में मैथोनिक अम्ल कहा जाता है या कहाँ पाया जाता है?
है ना, शांति से पढ़िए, कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है बैटरियों में, खट्टे दूध में, सिरका में या चींटी का डंक। ये खट्टा दूध से मतलब सर बात कर रहा है दही की। किसकी बात कर रहा है? दही की। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चींटी। जो चींटी होती है तो चींटी में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो खासकर लाल चींटी होती है इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो लाल चींटी में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। इसी के साथ आपसे पूछे कि सर जो मक्खन होता है, मक्खन खाए होंगे आपने, तो मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? तो मक्खन में होता है सर ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल क्या होता है? इसमें ब्यूटारिक अम्ल होता है। इसके बाद में हाँ आपसे पूछेंगे सर दही में क्या होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है प्यारे दोस्तों लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। सर सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है नींबू, साथ में संतरा। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें होता है सर साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होगा इसमें? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले सेवफल की भैया, सेब की बात कर लेते हैं, सेवफल की बात कर लेते हैं। इसमें होता है मेलिक अम्ल। क्या होगा इसमें? मेलिक अम्ल, है ना। और साथ में मेलिक अम्ल होता है पके हुए आम में। किसमें होता है? पके हुए आम में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले भैया इमली की बात कर लेते हैं। जो इमली होती है ना, इमली खाने वाली, है ना, इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। क्या होगा भैया इसमें? टार्टरिक अम्ल होता है। तो टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में होता है। चाय, चाय में कौन सा अम्ल होता है भैया? तो चाय में होता है सर टेनिन अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टेनिन अम्ल। कौन सा होता है? टेनिन अम्ल। फिर जो आप पेन किलर खाते हो, इस पेन किलर में क्या है? तो पेन किलर की बात कर लेते हैं हम लोग, दर्द निवारक, पेन किलर की बात करते हैं। तो इसमें होता है सर सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल कौन सा अम्ल होगा? सैलिसिलिक अम्ल होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है? क्वासियोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो लेते हैं कम विटामिन भोजन, कम प्रोटीन भोजन, कम खनिज भोजन और कम कार्बोहाइड्रेट भोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा कम प्रोटीन भोजन। क्वासियोरकर बेसिकली कहे एक प्रकार से तो क्या होता है सर? ये होता है कुपोषण। क्या होता है? एक प्रकार से कुपोषण होता है। और ये कब होता है? समझो बात को। प्रोटीन एक्चुअली क्या है? तो हमारे मानव शरीर के, है ना, हमारे मानव शरीर के विकास की बात कर ले हम लोग, चाहे वृद्धि की बात कर ले हम लोग, तो मानव शरीर के विकास और वृद्धि में सबसे ज्यादा जो सहायक तत्व है वो कौन सा है? प्रोटीन है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है दोस्तों अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल की संख्या टोटल कितनी होती है सर? 20 होती है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या होगा? अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनकी संख्या होती है 9 और इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 9 होते हैं। अनावश्यक कितने होते हैं? 11 होते हैं। दूसरी बात सर 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? याद रखना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी भैया। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सर हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताओ जरा। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा होगा? कैसीन प्रोटीन। कौन सा होगा? कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर ले सर दाल जो होती है, दाल में कौन सा होता है? दाल में प्रोटीन होता है क्या? तो दाल में होता है प्रोलेमिन। कौन सा होता है? प्रोलेमिन। कौन सा होगा? प्रोलेमिन। उसके बाद सर हम दूध पीते हैं तो दूध में कोई सा प्रोटीन होता है क्या? तो दूध में भी होता है भैया। आप कहोगे सर ये तो कैसिनोजन, आपने वही बता दिया, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों हमारे जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है ना, उनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात सर मान लो प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा? तो उससे तो होता है कुपोषण। ठीक है, एक और बीमारी होती है उसको बोलते हैं मरासमस।
क्या कहते हैं इसको, मरासमस। लेकिन सर ये तो हुई कमी की बात, हमारे बॉडी में प्रोटीन की अधिकता हो गई तो क्या होगा सर, प्रोटीन की अधिकता हो गई तो उससे क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना ये फेल हो जाती है, किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन की अधिकता से किडनी फेल हो जाती है। जब प्रोटीन कम होगा तो कुपोषण, कुपोषण कहे तो क्वासियोरकर, एक और होता है मरासमस, क्या होता है, मरासमस। लेकिन सर प्रोटीन अधिक हो गया तो क्या होगा, किडनी फेल। दूसरी बात सर, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो याद रखना दोस्तों, नाम क्या था, सी बर्जेलियस ने। किसने किया था, सी बर्जेलियस। किसने किया था, सी बर्जेलियस ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, कौन सा खनिज अम्ल नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं खनिज अम्ल की। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइट्रिक अम्ल। क्या होगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सर ये खनिज अम्ल होता क्या है ना, साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, या उससे पहले बात करें सर खनिज अम्ल क्या होता है, किसकी बात कर लें, खनिज अम्ल की बात करते हैं। खनिज अम्ल ऐसा होता है कि भैया जो दो या दो से अधिक अकार्बनिक यौगिक से मिलकर बने हो, अकार्बनिक यौगिक से मिलकर बना हो, यौगिक से मिलकर बना हो, उसे कहा जाता है सर क्या, खनिज अम्ल। क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। अब यहां देखो, यहां पे है नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या है, नाइट्रिक अम्ल, तो हो ना दो से अधिक। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4, क्या होता है, H2SO4, होए ना दो से अधिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, होए ना दो से अधिक। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है यहाँ पर क्या, साइट्रिक अम्ल। क्या बचेगा, साइट्रिक अम्ल, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, नींबू में। और नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है भैया, तो पाया जाता है सर विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सी। अब बात करते हैं सर HNO3 की। अब देखो एक सबसे अच्छा पॉइंट आपने सुना होगा कि सर HCl और जो HNO3 है, जब इनको 3:1 में मिलाया जाता है तो इससे हमारे पास में एक घोल तैयार होता है, इसे कहा जाता है एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं सर, एक्वा रेजिया। क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में क्या होता है, HCl और HNO3 अनुपात याद रखना 3:1। और ये जितने भी नोबेल धातु होती है, नोबेल धातुएं होती है, इनको घोलने में काम में आता है। अपनी भाषा में कहें तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में पड़ी ज्वेलरी खराब होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, सोनार पास जाते हैं, वो उसको साफ कर देता है, गंदगी हटा देता है। तो वो क्या करता है, वो उसी में जो घोल होता है, कौन सा घोल होता है, एक्वा रेजिया का, इसमें डालता है, सारी गंदगी क्या करता है, उसको अलग कर लेता है। ठीक है, तो नोबेल धातुओं को साफ करने में, घोलने में किस घोल का उपयोग करेंगे, एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। इसके बाद में जो HNO3 है और जो H2SO4 है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सर अम्ल वर्षा में। किसमें होते हैं, अम्ल वर्षा में होते हैं। और अम्ल वर्षा का pH मान कितना होना चाहिए सर, तो 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम की इकाई है ना, कोशिका, क्रोमेटिन, गुणसूत्र और जीन। अब यहां पूछा है उसने यूनिट, इकाई पूछा है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जीन होगा। आइए जानते हैं जीन के बारे में। अब जो जीन होता है ना, इस जीन की खोज किसने की थी, एक व्यक्ति है जोहानसन। कौन है, जोहानसन। इस जोहानसन भाई साहब ने इसकी खोज की थी। सर जीन पाए कहाँ जाते हैं, आप ये डायग्राम देखिए शांति से जरा। ये जो डायग्राम होता है, इसी डायग्राम के कोने पर ऊपर पाए जाते हैं क्या, जीन। अब ये है क्या सर, तो इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है सर, क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखना हमारे शरीर में संख्या में 46 और जोड़े में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होते हैं सर ऑटोट्रोप्स और एक होते हैं एलोट्रोप्स। या हम इसको आसान भाषा में कहें तो एक होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, और एक होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र।
अलैंगिक गुणसूत्र। तो जो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 22 जोड़ी। कितनी जोड़ी होते हैं? 22 जोड़ी। ये मेल और फीमेल में दोनों में समान होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, कोई चेंज नहीं होते हैं। ये 22 के 22 जोड़ी कौन से होते हैं? XX क्रोमोसोम होते हैं। अंतर आता है सर कहाँ पे? लैंगिक गुणसूत्र में। ये होता है 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम, है ना, 23वीं जोड़ी बोल रहा हूँ मैं, 23 जोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। संख्या पूछे तो 2। कौन से होते हैं सर? X और Y। जो फीमेल्स होती है इनमें तो XX ही होता है, लेकिन जो मेल होता है ना इसमें होता है X और Y, 2 अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। अब हमारे समाज में आज भी बच्चे के मतलब पुरुष और महिला दोनों के जन्म के लिए महिला को जिम्मेदार माना जाता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सर अगर Y क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम किस में चेंज हो रहे हैं? पुरुष में। तो लड़का या लड़की के जन्म के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी के साथ ये जो प्रश्न पूछे गए हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखना अभी बताया आपको 46, चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48, कुत्ते में कितने होते हैं? 78, बिल्ली में 38, मेंढक में 26, मच्छर में 6, हाथी में 56 और मटर में कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इसके बीच किसकी बीमारी है? पेट, गुर्दे, त्वचा और नसों की। तो इसके बीच, इसको अपनी भाषा में कहते हैं खाज। क्या बोलते हैं? खाज। तो स्किन में ही होता है ना, ये आपको बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो किस में होता है? ये त्वचा में होता है। किस में होगा? ये त्वचा में होता है, ठीक है। 2 प्रकार के रोग पड़ते हैं हम लोग, मानव रोग। जो मानव रोग होते हैं ये बेसिकली 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सर संक्रामक रोग। क्या होते हैं? संक्रामक रोग। एक होते हैं असंक्रामक रोग। सर क्या कहा? असंक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, फैलते नहीं है। सर एग्जांपल बिल्कुल है ना भैया, कैंसर। क्या है? कैंसर। क्या कैंसर सुना आपने कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? नहीं। अब संक्रामक रोग, वे रोग जो किसी न किसी रोग कारक के द्वारा, किसके द्वारा? रोग कारक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको हम कहते हैं क्या? संक्रामक रोग। सर ये रोग कारक कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से होते हैं सर? सर ये होते हैं वायरस, सबसे खतरनाक वायरस विषाणु। अभी हाल ही में कुछ साल पहले आया था कोरोना वायरस, सुना होगा, जो बहुत सारे लोगों की जान लेकर गया है, परिवार उजाड़ कर गया है। तो वायरस, वायरस के बाद में बैक्टीरिया, जीवाणु कहते हैं इनको, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद में हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। किसकी बात करते हैं? प्रोटोजोआ की बात करते हैं। और प्रोटोजोआ की बात करते हैं हम लोग किसकी? फंजाई की, कवक की बात करते हैं। तो ये चारों क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि 2 तत्व समभारिक हुए तो निम्नलिखित में कौन से विशेषता समान होगी? सीधी सी बात है, वो चाहता है कि समभारिक क्या होता है ना। अब समभारिक समझने के पहले इधर देखो आप लोग, होता क्या है ये बता चुका हूं आपको कि ये क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर है। ये क्या होती है? सेल होती है। यहाँ पर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा तो चेंज कर लेते हैं उसको हम लोग। ये क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा और ये क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अब हमसे पूछा क्या है सर? समभारिक। क्या पूछा है? समभारिक। समभारिक मतलब जिसका परमाणु भार समान होगा। क्या समान होगा? परमाणु भार, मतलब A, जिसका A समान होगा, परमाणु भार समान होगा। सर परमाणु भार कैसे निकालते हैं? तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ही कहलाता है परमाणु भार। तो ऐसे तत्व जिसका परमाणु भार समान होगा वो कहलाते हैं समभारिक। क्या होगा? समभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समभारिक। इसी को कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कह सकते हो, ठीक है। एक होता है परमाणु संख्या। अगर किसी में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो, तो इनको कहा जाता है आइसोटॉप्स। क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स, मतलब समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। अब अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आपने वीडियो शुरू से देखा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगला है पपीते को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। आजकल क्या होता है, सभी चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, इसीलिए उनमें टेस्ट नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड। क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड। आप देखो ये जो पपीता हुआ, जो आम हुआ, ये क्या करते हैं, CaC2 जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इससे पकाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, फल में उपस्थित जो नमी होती है इससे क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है C2H2। क्या बनाता है, C2H2, जिसे कहा जाता है एसिटिलीन गैस। क्या कहा जाता है, एसिटिलीन गैस। क्या कहते हैं, एसिटिलीन गैस। और यही गैस क्या करती है, फलों को पकाने में मदद करती है। वैसे तो हम किसका पाउडर का यूज करते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बाइड का, लेकिन होता क्या है ये जल में उपस्थित या फलों में उपस्थित नमी से क्रिया करता है, क्रिया करके बनाता है C2H2, अपनी भाषा में कहे तो एसिटिलीन गैस। और यही गैस क्या करती है भैया, फलों को पकाने में मदद करती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ये हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषक का उपयोग करता है। परजीवी मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ना। अब देखो अमीबा, अमरबेल, कवक और हरे पौधे। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा भैया, अमरबेल होगा। क्या होगा, अमरबेल। अब सर परजीवी होता क्या है, परजीवी क्या होता है, परजीवी मतलब एक ऐसा जीव, एक ऐसा पौधा, प्लांट्स जो अपने पोषण के लिए किसी और पौधे पर डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं परजीवी। जैसे कि हम सभी लोग क्या है, परजीवी है। क्या है, हम सभी लोग परजीवी। क्या हम हमारा भोजन खुद बना सकते हैं, नहीं, है ना। अब आप कहोगे सर हमारी मम्मी तो खाना बनाती है, लेकिन याद रखना खाना बनाते नहीं है, खाने को पकाते हैं। क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं, ठीक है। तो परजीवी मतलब जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या हो, निर्भर हो, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। तो उसी में से अमरबेल उसी प्रकार का है। अब सर ये अमरबेल तो हरा होता है और हमने कहा कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सब में एक क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, लेकिन याद रखना जो अमरबेल है इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक अनुपस्थित होता है, वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो ये अपना भोजन नहीं बना पाता है और ये अपने पोषण के लिए किसी और पर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक और निवेदन आप सभी से, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो इस वीडियो में एक प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू।